मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हमारा चल रहा है। तो हम लोगों ने इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका फॉर्मेट था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जो डेल्टा क्यू है बच्चों, ये है हीट गिवन टू द गैस। गैस को कितनी हीट दी गई है? अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब सच में गैस को हीट दी गई है। अगर ये नेगेटिव आएगा इसका मतलब गैस ने हीट रिजेक्ट की है। वर्क डन है, ये है वर्क डन बाय द गैस, गैस कह लो, सिस्टम कह लो, ऑन द सराउंडिंग। और डेल्टा यू का ऑलवेज मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहां पर हमने मुद्दे की बात की थी कि दो तरह से हम गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। ये जो गैस की इंटरनल एनर्जी है, ये बेसिकली गैसियस मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वी आर नॉट इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल एनर्जी हियर। तो वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी बाय गिविंग सम हीट और बाय सम डूइंग सम वर्क ऑन द गैस। दोनों तरह से इंटरनल एनर्जी गैस की बढ़ा सकती है और यही दोनों को रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स को अलग अलग लिख लेते हैं कि इन तीनों के फॉर्मूले क्या होंगे और हम क्या फॉर्मूले तीनों के लगाने वाले हैं इन जनरल। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल थ्री टर्म्स। पहला टर्म है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू के लिए बच्चों हम जैसे कि कैलोरीमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा क्यू के लिए जैसे कि हम कैलोरीमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं, एम एस डेल्टा टी होता है ना, जहां पर एस जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। बहुत ध्यान सुनिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सॉलिड और लिक्विड में हम मिलनी लगाते थे लेकिन बच्चों गैस के अमाउंट को हम मेनली मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं, मोल्स में। तो जो एस है वो क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। जो एस होता है ये स्पेसिफिक हीट है। जैसे अगर ग्राम स्पेसिफिक अगर कहें तो यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो बॉडी को हीट की आवश्यकता पड़ती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर मैं कहूं बॉडी के एकांक मास को, ग्राम स्पेसिफिक का मतलब होता है 1 ग्राम मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है अगर, तो जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट चाहिए। अब अगर मैं, आप देखो ध्यान से, मोलर मास से डिवाइड कर दूं और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, गैस के मोलर मास से डिवाइड कर दूं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे ऑक्सीजन है बच्चों मान लो, तो स्मॉल एस का मतलब है 1 ग्राम ऑक्सीजन का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट है।
लेकिन मोलर मास से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है एक मोल में जितने मास होते हैं वो मोलर मास होता है 32 ग्राम, है ना। O2 के एक मोल में 32 ग्राम हो जाएगा। तो अगर मैंने स्मॉल एस को कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये जो कहलाती है ये एक मोल की हीट कैपेसिटी कहलाती है, हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। बेटा इसे मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। और मास अपॉन मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये सी हो गया, ये डेल्टा टी हो गया। ये फॉर्मूले को सिर्फ इसलिए इस तरह से चेंज किया है क्योंकि गैस की मात्रा हमें मास में ना देके अक्सर मोल्स में दी जाती है बेटा, है ना। तो सी कहलाती है यहाँ पर, जो कि m इंटू एस है, सी कहलाता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इसका मतलब बच्चों, किसी गैसियस सिस्टम में अगर हमें कुछ हीट देनी है और उसका कुछ टेम्परेचर चेंज करना है तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एन सी डेल्टा टी। सी बेटा, सी जो होता है ये कैन वेरी या कैन वेरी प्रोसेस टू प्रोसेस, मतलब सी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस सी हो सकता है, ऑल्सो चेंजेस विद प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, है। तो आपको जिस परिस्थिति में यूज करना होगा उस परिस्थिति में सी की वैल्यू आपको पता होगी, बात हमारी समझिएगा, है ना। तो सी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी कि आपको कोई फिक्स वैल्यू बता दे, ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करती है, डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होगी एक ही प्रोसेस में, है ना। ये भी अलग हो सकती है ना, मे भी डिफरेंट लिख सकते हो, कोई गारंटी नहीं है, मे बी। may also change with pressure, change in pressure temperature volume। तो आपको बस याद रखना है कि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला एन सी डेल्टा टी लगाना है एंड सी प्रोसेस टू प्रोसेस चेंज होता रहेगा। और ध्यान रखिएगा ये तभी लगा सकते हैं when C is constant, C कांस्टेंट होगा तभी आप डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा ली लगा सकते हैं। मान लो इफ C इज वेरिएबल, तो फिर हम डिफरेंशियल फॉर्म में अप्लाई करेंगे एन सी डी टी, देन आई विल फाइंड डेल्टा क्यू बाय इंटीग्रेटिंग एन सी डी टी, है ना। ओके तो ये एन सी डी टी बच्चों, हम डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हो गया एन सी डी टी। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि 4 मोल्स हैं मान लो ऑफ आइडियल गैस, और मोलर हीट कैपेसिटी जो सी कह रहे हो ये मान लो 2R है इन ए प्रोसेस, प्रोसेस को नाम दे देते हैं इन ए प्रोसेस। चलो देखो ये कांस्टेंट दे दिया, आर है गैस कांस्टेंट। फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature by 50 Kelvin using this process। तो आपने कहा कि सीधे सीधे दिया है सर, तो सीधे सीधे एक लाइन में लगा दोगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, बिकॉज सी कांस्टेंट दिया है, देखिए ना सी दिया है यहाँ पे 4 मोल्स है, सी 2R है और ये 50 केल्विन का चेंज करना है, तो आंसर 400 R आएगा।
तो इस तरह से बच्चों आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का एक्सप्लेनेशन विच वाज वेरी इजी। अब आता है सेकेंड टर्म डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो U का फॉर्मूला बच्चों हम पढ़ चुके हैं, F/2 F की वैल्यू 3 है फॉर मोनो, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीनों ट्रांसलेशनल। 5 है फॉर डायम एटॉमिक और 6 है फॉर नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, है ना। यहां पर हम वी आर नॉट कंसीडरिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डेल्टा यू का मतलब हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो F/2 nRT फाइनल माइनस F/2 nRT इनिशियल। तो ये आपका डेल्टा टी आ जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इस तरह से बच्चों F/2 nR डेल्टा टी ये हमारा डेल्टा यू हो जाएगा, है ना। ये डेल्टा यू हो जाएगा। तो ये तो हम पहले से जानते हैं, बस जस्ट एक रिवीजन है जी। तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पहले से पढ़ा चुके हैं बेटा, है ना। तो F/2 nR डेल्टा टी होता है। इसके लिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे आगे चल के, जब वक्त आएगा तभी करेंगे। अभी आप F/2 nR डेल्टा टी ही दिमाग में रखो। और F डेफिनेटली मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए 3 होगा, डायटोमिक आइडियल गैसेस के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ट्राइटोमिक या टेट्राएटॉमिक या पॉलीटॉमिक गैसेस के लिए जो F की वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है F/2 nR डेल्टा टी, ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। थर्ड आता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाए, वर्क डन बाय द गैसेस। वर्क डन बाय द गैसेस। वर्क डन बाय द गैस, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। एक सिंपल एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लेते हैं बेटा इस कंटेनर में गैस है और इसमें एक पिस्टन है और इसको हम हीट कर रहे हैं हीटर लगा रखा है हमने ये अंदर। ये हीटर लगा रखा है, ठीक है। चलो भाई, तो ये जब हमने हीटर लगा रखा है बच्चों, और ये अंदर से गैस का कुछ प्रेशर इस पिस्टन पे, ये पिस्टन है मान लेते हैं, कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा P/A। तो पिस्टन पे जो, इस पिस्टन पे जो अंदर से फोर्स लगेगा बच्चों ना, इस तरह से टुवर्ड्स राइट, वो P/A लगेगा। अब मान लीजिए ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, है ना, इस हीटर के द्वारा हम इस गैस को अगर हीट कर रहे हैं, दिस इज एन आइडियल गैस, और ये पिस्टन स्लाइटली मूव कर रहा है। लेट अस सपोज ये पिस्टन राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और गैस पे एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर ये पिस्टन dx मूव करता है तो गैस का फोर्स इस पिस्टन पे वर्क डन करेगा, गैस बाहर की तरफ पुश कर रही है, गैस बाहर की तरफ पुश कर रही है। तो इसका मतलब है कि गैसियस फोर्स, ये जो P/A फोर्स लग रहा है, इट विल परफॉर्म सम वर्क डन ऑन द पिस्टन ऑन दिस सिस्टम, ठीक है ना। तो गैस का जो फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू एरिया होगा, प्रेशर इनटू एरिया। और वो अगर पिस्टन, ये गैस एक्सपेंड हो रही है, आप देखो तो राइट डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो dW आएगा बेटा F/dx। स्मॉल वर्क डन करने में हो सकता है प्रेशर वेरिएबल हो तो फोर्स भी वेरिएबल हो तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन F/dx। अगर फोर्स वेरिएबल है, ये हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है।
तो अगर हम वर्क डन एफ डी एक्स लिखेंगे, एफ को लिख लेंगे प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, तो एरिया इंटू डी एक्स जो होगा दिस मच पार्ट ऑफ द वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, है ना, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। एरिया है इंटू लेंथ का चेंज है, तो ये स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ये मेरा पॉइंटर बहुत ध्यान से देखा करो, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, तो आप मेरे साथ सिंक्रोनाइज हो गए। आवाज को ध्यान से सुनो, पॉइंटर को देखो वेयर आई एम पॉइंटिंग, तो आपको क्लियरली चीजें समझ में आएंगी। तो ये जो वॉल्यूम है बेटा ना, ये जो आप देख रहे हो जो चेंज हुआ है वॉल्यूम का, ये एरिया इंटू डी एक्स के बराबर होगा। लेट अस से दिस इज डीवी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो इंटीग्रल पी डीवी इज मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। इंटीग्रल पी डीवी इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। तो यहां पर आप देखिए दो ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। एक तो वर्क डन इज इंटीग्रल पी डीवी, ये हमेशा याद रखो। ये है एरिया अंडर, आप देखो इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है उस ग्राफ के नीचे का एरिया रिप्रेजेंट करता है ना। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ जो होता है वो हमारा क्या बताता है, वो हमारा वर्क डन बताता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। यानी कि अगर प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ होगा तो उस ग्राफ के एरिया से भी हमें वर्क डन मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा कि हमें क्या याद रखना है। कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन अगर मैं दिखाऊं कि भाई इंटीग्रल पी डीवी है, तो अगर मैं दो तरफ जाऊं, एक तो मैं कंप्रेशन अगर करूं या चलो एक्सपेंशन, तो आप देख सकते हो इसका मतलब होगा डीवी हमेशा पॉजिटिव होगा और प्रेशर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, यानी गैस जब एक्सपेंड होती है तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, यानी गैस वाकई में वर्क डन करती है। और क्यों ना करे, आप देख रहे हो जैसे ये वॉल्स जो है वो एक्सपेंशन होने का मतलब वॉल बाहर मूव कर रही है और गैस अंदर से बाहर की तरफ पुश कर रही होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होंगे वॉल्स के, तो डेफिनेटली पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करेगी गैस, है ना। यहाँ पर कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट जरूर होगा जो अपोज कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट दिखाऊं तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर होगा जो अपोज कर रहा होगा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, डिपेंड करेगा पिस्टन का ओरिएंटेशन क्या है। तो किसी न किसी के अगेंस्ट एक्सपेंड करना पड़ता है गैस को, है ना। तो जब एक्सपेंशन होंगे गैसेस के, वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसे केस में वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा, मींस गैस वाकई सराउंडिंग पे वर्क कर रही होगी। बट अगर कंप्रेशन हो रहा है बेटा, कंप्रेशन अपने आप तो हो नहीं जाएगा। आप विचार करिए, कंप्रेशन का मतलब होगा कि यहाँ पिस्टन है, मान लीजिए ये गैस है और गैस तो बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है पी इंटू ए, लेकिन एक आदमी आया उसने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको दबा दिया पिस्टन को। तो अब आप विचार करिए कि जो गैस का फोर्स था वो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा था, पर पिस्टन तो नीचे डिस्प्लेस हो गया। तो गैस के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी गैस के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा। इसका मतलब सम एक्सटर्नल एजेंट इज डूइंग वर्क ऑन द गैस, राइट बेटा। कोई एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा, इसलिए गैस के द्वारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। तो कंप्रेशन का मतलब है, यहां से चलेंगे तो डीवी जो होगा वो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा, वॉल्यूम घट रहा होगा बेटा। तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, वर्क ये मैं समझा चुका हूं, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है। जैसे वर्क डन बाय द गैस मान लीजिए -100 आ गया, यानी गैस ने जो वर्क डन किया है वो -100 है। इसका मतलब किसी बाहरी एजेंट ने गैस पर +100 वर्क किया होगा। तो अगर वर्क डन बाय द गैस -100 होगा, विच मींस वर्क डन ऑन द गैस विल बी +100, यानी वर्क इज एक्चुअली बीइंग डन ऑन द गैस, वर्क एक्चुअली गैस पे हो रहा है और वो 100 यूनिट होगा, है ना। लेकिन मैंने बताया था कि माइनस बोलते हुए अगर आप माइनस के साथ लिख रहे हो तो आप डब्लू को पुकारोगे, डब्लू होता ही है हमारा, डब्लू का मतलब ही हमारे वर्क डन बाय द गैस। उल्टा साइन आने का मतलब प्रोसेस उल्टा हो रहा है, काम उल्टा हो रहा है, यानी कि गैस नहीं कर रही, गैस पे कोई कर रहा है। तो गैस पे कितना कर रहा है, फिर माइनस हटा देना है,
तो आप कहोगे गैस पे वर्क डन हो रहा है 100, लेकिन गैस के द्वारा कितना हो रहा है तो आप माइनस के साथ ही बोलोगे, इसमें गड़बड़ ना करिएगा, नहीं तो मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा। लेट लेट कौन आता है भाई? चलिए, तो ये हमने बेसिक बातें सारी समझ ली बेटा, ठीक है, तीनों टर्म की मीनिंग समझ ली। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपको वर्क निकलवाना लिखवाता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन। सबसे पहला, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है गैस में बताओ वर्क डन कितना होगा जल्दी से, गैस के द्वारा वर्क डन कितना होगा? 0। बिल्कुल सही जवाब है, 0 होगा बेटा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी 0 होगा ना, डीवी 0 होगा, वर्क डन 0 होगा। वेरी गुड। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंजेस V1 से V2, बेटे तो इंटीग्रेशन पी डीवी जैसे करोगे V1 से V2, जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेशन पी डीवी, तो P कांस्टेंट P V2 minus V1। बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा P V2 माइनस V1 यानी P डेल्टा V। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। और प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको आइसोबारिक कहते हैं, है ना, समदाबी प्रक्रम। तो पी डेल्टा वी वर्क डन होगा आइसोबारिक में और आइसोकोरिक में 0 होगा। हालांकि मैं दोबारा से बताऊंगा, बस अभी मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रल पीडीवी का आप यूज कैसे करते हो, हाउ डू वी यूज दिस फॉर्मूला, राइट। चलो, तीसरा क्वेश्चन जो है, अगर प्रेशर फंक्शन दिया जाए, मान लो a इंटू वी प्लस बी इंटू वी स्क्वायर एंड वॉल्यूम changes from V1 is equal to V naught to V2 is equal to 2V naught। बताओ भाई, तो कितना होगा, कैसे करोगे बच्चों, जल्दी से रिप्लाई करो। इंटीग्रल पी डीवी लगाओगे, लिमिट लगा दोगे, V नॉट से 2V नॉट इंटीग्रेट कर दोगे, कर लोगे क्या? Yes, चलो, आधा मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करके बताओ जरा रफ कॉपी पे। ए बी कांस्टेंट है बेटा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह, बैठ के पढ़ो। क्लास नहीं, स्कूल की क्लास नहीं है आज? तो भूख लगी, जाके नाश्ता करो। तो नीचे देखो, दादी होंगी। आंसर क्या है? 3a v naught ए हेलो square मिस्टर by 2 plus कान बंद 7b v naught cube by 3। हाँ बेटा, 3a v naught square by 2 plus 7b v naught cube by 3। लेट्स सी बाकी बच्चों का क्या आ रहा है। ठीक है। done, sir. ओके, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल मैथमेटिकल है, आई थिंक सब लोग कर लेंगे, मैं भी अपना कर लेता हूँ। ए वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस बी वी क्यूब डिवाइड बाई 3, वी नॉट से 2V नॉट है बेटा ये, तो लिमिट लगा देंगे, तो a इंटू 4V नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू 8V नॉट क्यूब बाई 3 माइनस a v नॉट स्क्वायर बाई 2
तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है 3/2 ए वी नॉट स्क्वायर 7/3 बी वी नॉट क्यू, यही आ रहा है क्या? यस सर। चलिए, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। एक एग्जांपल और करेंगे। प्रेशर बेटा यहाँ पर टेम्परेचर का फंक्शन दिया है अल्फा/टी। अल्फा एक कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है, एन मोल्स आइडियल गैस है, एन मोल आइडियल गैस के हैं, और वर्क डन बताना है इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, इसे ये से थर्मोडायनामिक प्रोसेस की इक्वेशन समझो, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम टी नॉट टू टी नॉट। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर अगर टी नॉट से टू टी नॉट हम बढ़ाएं तो कितना वर्क डन हमारी गैस करेगी। तो बिल्कुल बेसिक फॉलो करना है बेटा, W बराबर इंटीग्रल पी डीवी। लेकिन प्रेशर का जो फंक्शन है वो अल्फा/टी है। अगर आप यहाँ अल्फा/टी रखेंगे और यहाँ डीवी रखेंगे तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है, या तो पूरा फंक्शन टेम्परेचर में आ जाए क्योंकि टेम्परेचर की लिमिट है हमारे पास, या पूरा फंक्शन वॉल्यूम में आ जाए। तो उसके लिए फिर वॉल्यूम की लिमिट निकालनी पड़ेगी, टेम्परेचर की लिमिट तो हमें गिवन है, तो बेटर है कि लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। बेटर है कि हम वॉल्यूम को डीवी को डीटी के टर्म में ले आए। तो हमेशा थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन यूज करते वक्त पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्वेश्चन है, इसको हमेशा जेब में रखिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर बेटा प्रेशर आप रख दोगे, पी की वैल्यू यहाँ रख दोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अल्फा/टी इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वी आ जाएगा एन आर टी स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। तो डीवी बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन कर दे टी के रिस्पेक्ट में, तो 2nRT बाई अल्फा आ जाएगा। तो मेरे को सिर्फ डीवी चाहिए, तो 2nRT बाई अल्फा इंटू डी टी हो जाएगा। तो अल्फा बाई टी डीवी है 2nRT बाई अल्फा इंटू डी टी हो जाएगा, और टी नॉट से 2t नॉट लिमिट लगा देंगे। देखिए टी से टी कैंसिल आउट हो रहा है और 2nr कॉमन आ रहा है, अल्फा भी कॉमन आ रहा है, और dt का इंटीग्रेशन t बन रहा है t नॉट से 2t नॉट, तो 2nr 2t नॉट माइनस t। हाँ बेटा, अल्फा कट जाएगा ना, अल्फा भी कट जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है ये तो फिर। तो 2nr t नॉट ये हमारा w की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस की इक्वेशन टेम्परेचर के टर्म में भी दे सकता है, यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म में गिवन थी, यहाँ टेम्परेचर के टर्म में भी दे सकता है। देखिए मैं वर्क डन इकट्ठे निकलवा देता हूँ ताकि हमें बार बार वर्क डन पे बात ना करनी पड़े। तो क्या ये प्रॉब्लम समझ आ गई सबको? बताएं Yes. बच्चों। चलिए, तो प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन हो सकता है, आपने देखा, प्रेशर टेम्परेचर का भी फंक्शन हो सकता है। अब आइए हम एग्जाम्पल्स करते हैं एरिया अंडर पीवी डायग्राम से। जैसे मान लीजिए ये अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, ये मान लीजिए ग्राफ है, ये वी नॉट है और ये 2v नॉट है। तो इंटीग्रल पी डीवी ये एरिया अंडर पीवी डायग्राम जो होगा वर्क डन बताएगा। तो चलिए बताइए, वर्क डन निकालिए इसका, और वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा ये भी करिए थोड़ा। बताइए भाई। हाँ प्रेशर ले लो, प्रेशर पी नॉट है, ए बी प्रोसेस में वर्क डन निकालिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। वी नॉट पॉजिटिव नेगेटिव भी बताइएगा। पॉजिटिव
तो हमने कहा भैया एरिया अंडर पीवी ग्राफ जो होगा वो ये एरिया जो होगा, कौन सा एरिया बेटा, ये वाला एरिया, देखिए ये वाला एरिया, ये वक्डन देगा, है ना। पीडीवी है, इसका मतलब प्रेशर का ग्राफ और वॉल्यूम एक्सेस के बीच का एरिया होगा। सबसे पहले प्रोसेस की डायरेक्शन देखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। और एरिया है, ये वाली लेंथ आप देख रहे हो 2v0 माइनस वी नॉट है बेटा, और ये वाली हाइट जो है वो पी नॉट के बराबर है। तो पी नॉट हाइट है, लेंथ वी नॉट है, तो ये हमारा पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम, चलो भाई मान लो ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये प्रेशर ए यहाँ है, बी यहाँ है, फाइंड आउट वर्क डन इन ए बी। बताएं भाई। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। 3 P naught V naught by 2. गलत जवाब। नेगेटिव में माइनस 2 पी नॉट। P naught V naught, sorry sir, P naught V naught. कौन सा एरिया होगा भाई? तो एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा भाई। ये वाला एरिया होगा। Yes sir. यस सर। ये एरिया हो जाएगा बेटे। तो सबसे पहली बात तो देखो वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। और ये एरिया कैसे निकालोगे? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जानते हो, समलम चतुर्भुज, यस। पैरेलल साइड्स का सम। या तो चाहो तो अगर नहीं जानते हो तो ट्राइंगल बना लो इसमें बीच में। तो देखो ये हो जाएगी हाइट पी नॉट और ये 2v0, तो नीचे वाला रेक्टेंगल का हो जाएगा पी नॉट इंटू 2v0 प्लस ट्राइंगल का हो जाएगा हाफ बेस, बेस है 2v0 और ये पी नॉट हो जाएगा। ये हाइट इतना पी नॉट हो जाएगा, ये भी पी नॉट हो जाएगा, है ना। तो 5 पी नॉट वी नॉट बाई 2 विद नेगेटिव साइन, राइट। 3 पी नॉट वी नॉट आ रहा है तो Yes sir. 3 पी नॉट वी नॉट आ रहा है। नेगेटिव का आएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। कैसे पता चल रहा है कंप्रेशन हो रहा है? देखो एरो देखो, वॉल्यूम घट रहा है ना नीचे, ये प्रेशर भी घट रहा है, उधर एक्स एक्सिस में पीछे आ रहा है ग्राफ, तो वॉल्यूम घट रहा है। अरे देख पा रहे हो कि नहीं? Yes sir. यस यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो इस तरह से कोई भी वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो। सीधा खींचता है। ये देखो मेरा जादू।
ये प्रोसेस ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। वॉल्यूम वी नॉट, वॉल्यूम 2 वी नॉट, वॉल्यूम 4 वी नॉट, प्रेशर पी नॉट, चलो फाइंड आउट वर्क डन ए बी सी डी। लेट्स सी, देखते हैं। फाइव पी नॉट वी नॉट। देखो सबसे पहले अगर हम टुकड़ों में निकाले तो ए बी प्रोसेस में जो ये नीचे का एरिया है, इतना वर्क डन आएगा। इतना नेगेटिव वर्क आएगा, है ना। समझ गए होगे। तो अगर मैं W नेट निकालने के लिए WAB लिखूं, WBC लिखूं और WCD लिखूं तो भी हो जाएगा। तो WAB होगा ये इतना एरिया बेटा, इतना एरिया नेगेटिव का होगा, तो ये है इतना एरिया माइनस का P नॉट इंटू वी नॉट। ये 0 है बिकॉज इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ये जो है ये अगर इस पूरे का है CD के नीचे का पूरा, ये पूरा एरिया पॉजिटिव लोगे तो इतना नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। तो ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक 2P नॉट है और यहाँ से यहाँ तक 3V नॉट है। V नॉट और 4V नॉट का डिफरेंस, तो 2P नॉट इंटू 3V नॉट 6 हो जाएगा। तो ये 5P नॉट V नॉट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, किसको? ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इस एरिया को। इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा अल्टीमेटली, है ना। इतना एरिया आएगा। ये W नेट में ये W नेट आएगा, W नेट, है ना। क्योंकि इतना एरिया जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। पहले ये नेगेटिव होगा, फिर पूरा ग्रीन हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए देखो जैसे ये 6P नॉट V नॉट में से ये P नॉट V नॉट न्यूट्रल हो जाएगा, तो 5P नॉट V नॉट बच जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बेटा कौन सा एरिया आ रहा है? Yes.
चलिए जरा इस पे सोच के बताइए। ये बंद नहीं है, ए से जाकर बी तक जा रहे, ए से बी तक है ना, सेम वॉल्यूम पे जा रहे हैं। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि डब्ल्यू ए बी जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। 0. 0. देखिए बहुत ही गलत जवाब है, वाहियात लोग हैं आप, वाहियात आंसर है आपका। और ये इसलिए तो हमने सवाल दिया है क्योंकि W की वैल्यू है इंटीग्रल पीडीवी। W पी डेल्टा वी नहीं होता हर वक्त, पी डेल्टा वी केवल तब होता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। भले ही यहाँ पर डेल्टा वी जीरो है, बट ध्यान रहे वर्क डन जीरो नहीं है है ना, वर्क डन बेटा जीरो नहीं है, क्योंकि प्रेशर देखिए बता यहाँ पर दीजिए। प्रेशर वेरिएबल कर रहा है, प्रेशर वेरिएबल है बेटा, है ना। तो प्रेशर वेरिएबल का मतलब है, आप ये फॉर्मूले के बारे में सोचो ना, आप ये क्यों सोचते हो, डेल्टा वी जीरो का मतलब वर्क डन जीरो नहीं होता है ना। ये रटी रटाई चीजें बिल्कुल फेंक के निकाल के फेंक दो जो पहले से रट के आए हो। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें, मिड पॉइंट ले लें, एक एम पॉइंट ले लें, तो इस प्रोसेस में आप देखो तो ये इतना वर्क डन नेगेटिव आएगा, इतना वर्क डन आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्क डन आएगा। तो जो नेगेटिव होगा वो कम होगा, और जो पॉजिटिव वर्क डन आएगा, अगर मैं थोड़ा सा एम बी की बात करूं तो एम बी में इसके नीचे का एरिया आएगा, तो वो इसके नीचे का एरिया पूरा इतना आएगा, पूरा नीचे तक ये पूरा। तो ये वाला जो रीजन होगा ये कट जाएगा, ये वाला रीजन कटम कैंसल्ड। तो अल्टीमेटली कौन सा रीजन आ जाएगा, अल्टीमेटली ये वाला रीजन जो होगा, ये अंदर वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा वर्क डन के बराबर आएगा, और पॉजिटिव आएगा, इतना एरिया आएगा डब्ल्यू नेट हमारा, एंड पॉजिटिव आएगा। तो जो डब्ल्यू ए बी होगा इट्स नॉट जीरो, इट इज पॉजिटिव। बच्चों मैंने बहुत देखा है, शायद केमिस्ट्री में आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हो और वहां से मिसकंसेप्शन जनरेट हो जाता है, आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं है। बट आप याद रखें, पी डेल्टा वी इज ओनली यूज्ड व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तभी आप पी डेल्टा वी यूज करते हो, अदरवाइज यू ऑलवेज यूज इंटीग्रल पीडीवी। और इंटीग्रल पीडीवी में आप पी सीधे नहीं कर सकते हो कि वॉल्यूम में चेंज तो हो रहा है ना, भले ही इनिशियल और फाइनल सेम हो, बट प्रेशर के चेंज होने से आप पी डेल्टा वी के थ्रू ये नहीं कह सकते हो कि डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। अरे बुद्धि खुल रही है कि नहीं खुल रही? Yes, sir. तो भैया Yes, sir. समझ लो कि ये वर्क डन जीरो नहीं है बेटा, मुन्ना यहाँ पे है ना, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। चलो इसमें बताना जरा, एरो नीचे की तरफ आ रहा है, पी अगर ए से बी इधर आ रहे हैं, अब बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव में हो जाएगा सर। क्योंकि ऊपर वाले प्रोसेस का नेगेटिव होगा, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है और यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जहां घट रहा है उसका एरिया ज्यादा है। आप देखो मैं दो टुकड़ों में बना के दिखा देता हूँ, इतने का केवल अगर बनाओगे अभी तो ये एरिया आएगा इतने का, ये एरिया, ये नेगेटिव आएगा, और इतने का बनाओगे तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, बट नेगेटिव वाला ज्यादा है पॉजिटिव वाले से, है ना। जब जोड़ोगे तो बस बीच का एरिया, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, और ये डब्ल्यू नेट होगा, ये डब्ल्यू ए बी होगा, और नेगेटिव होगा, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि नेगेटिव आएगा। तो बिल्कुल भी आप इनिशियल वॉल्यूम से चल के फाइनल वॉल्यूम पे आ जाएं तो आप ये ना समझना कि प्रेशर वॉल्यूम। अभी बताइए क्या होगा? 0. हाँ, अब जीरो कह सकते हो, क्योंकि अब कांस्टेंट है ना वॉल्यूम लगातार। वी कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि डीवी ही जीरो हो गया, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। और इसके
आप ऐसे देखो, इसके नीचे का, लाइन के नीचे का एरिया तो कोई कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर वर्क डन 0 कह सकते हो। वेरी गुड। अच्छा चलो इसका बताओ, इसको मैं वीपी कर देता हूँ। कितना होगा, मैग्नीट्यूड भी चाहिए मेरे को। देखो जो W होता है ना, वो थोड़ा सा इंटीग्रल पीडीवी होता है, मतलब प्रेशर के कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया, वॉल्यूम एक्सिस के साथ होगा। तो वॉल्यूम एक्सिस इस बार ये नहीं है, ये है, तो ग्राफ का जो एरिया हम लेंगे वो ये वाला एरिया लेंगे। ग्राफ का एरिया जो लेंगे हम, वो ये वाला एरिया लेंगे, दिस वॉच एरिया। ये वाला एरिया लेंगे, है ना जी। तो W आ रहा है 2V0 इंटू P0, 2P0 V0, एंड एरो देखो, एरो ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन है, तो प्लस का आएगा। समझ पा रहे हो बातें बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो वॉल्यूम एक्सिस के साथ लेना, वॉल्यूम एक्सिस ध्यान से देखना कहाँ है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर साइक्लिक प्रोसेस हो बच्चों, मान लीजिए कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक ट्राइंगल है ABC। तो हमने कहा कि बताओ W साइकिल कितना होगा। तो सबसे पहले बेटा साइक्लिक प्रोसेस, आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, एनी साइक्लिक प्रोसेस, तो जैसे मान लो इन जनरल में ये एक साइक्लिक प्रोसेस ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूं, मान लो A से B आ रहा हूं, अब 9 बजे कौन आया है क्लास अटेंड करने? एक से एक। चलिए, तो AB में जब इधर इधर से जब प्रोसेस जा रहे हो तो ये इतना एरिया आएगा और ये नेगेटिव वर्क आएगा। लेकिन जब आप B से A जा रहे होगे तो आपका जो वर्क आएगा वो पूरा नीचे का एरिया, इसके पूरा नीचे का एरिया आएगा, ये पूरा आएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे वाला देखो, याद करो, ये जो नीचे वाला होगा इतना कट जाएगा और ये बीच वाला एरिया रह जाएगा कि नहीं? पॉइंटर ध्यान से देखो, बताओ बेटा। यस सर। ये बीच वाला ध्यान से रह जाएगा, ये वाला एरिया रह जाएगा अंदर का। यानी साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया आपका, आप कह सकते हो, है ना, ये वाला एरिया आपका पूरा, ये पूरा अंदर वाला एरिया आपका हो जाएगा। समझ ही गए होगे? थोड़ा बाउंड्री गड़बड़ा रही हैं, नहीं हटा ही नहीं, चलो ये पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अंदर का। और सुनो, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो देखो ऊपर वाले ग्राफ में एरिया पॉजिटिव होगा, ऊपर वाले पार्ट में एरिया, नीचे वाला पूरा एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे वाले का नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव अधिक होगा नेगेटिव से, तो नेट वर्क डन जो आएगा क्लॉकवाइज पीवी ग्राफ अगर है, ध्यान समझिएगा, पीवी ग्राफ अगर है तो क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज का वर्क डन नेगेटिव होता है ना। क्लॉकवाइज साइकिल अगर है तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज का वर्क डन नेगेटिव होगा और अंदर के एरिया के बराबर होगा।
तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, ये अगर हमको पैरामीटर्स दिए जाए तो ये वी नॉट हो मान लो, ये 2 वी नॉट हो, ये पी नॉट हो मान लो, और ये 2 पी नॉट हो, तो एरिया आएगा 1/2 बेस। बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वी नॉट, 2 वी नॉट माइनस वी नॉट, एंड दिस इज पी नॉट, 2 पी नॉट माइनस पी नॉट। तो बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, ये डब्ल्यू नेट हमारा साइक्लिक प्रोसेस का नेट वर्क डन आ जाएगा। तो नेट वर्क डन ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस जो होता है वो साइकिल के अंदर के एरिया के बराबर होता है। पीवी ग्राफ में क्लॉकवाइज साइकिल पॉजिटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन नीचे, और वीपी हो, अगर वी वाई एक्सिस पे हो, पी एक्सिस पे हो तो उल्टा हो जाता है। तो क्लॉकवाइज साइकिल अगर होती है तो वर्क डन जो हो जाता है वो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती है तो वर्क डन हो जाता है पॉजिटिव, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। अब अगर डब्ल्यू साइकिल यहाँ निकालना हो तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज साइकिल और वीपी साइकिल है, वीपी, तो यहाँ पर वर्क डन हमारा 100% नेगेटिव होगा बेटा। तो वर्क डन नेगेटिव होगा, माइनस का एरिया ले लेना है अंदर का, ये पूरा एरिया है ना। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगी 2 पी नॉट माइनस पी नॉट। सो लेंथ एडी एंड बी सी आर पी नॉट, लेंथ ए बी एंड सी डी आर 3 वी नॉट माइनस वी नॉट, 2 वी नॉट। तो पी नॉट इंटू 2 वी नॉट, दिस इज द एरिया माइनस 2 पी नॉट वी नॉट। तो इस तरह से वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पीवी ग्राफ और वीपी ग्राफ में दोनों अलग अलग हो गए। मैंने जैसे पीवी का आपको दिखाया ऐसे वीपी का भी दिखाया जा सकता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बट आप इसको डायरेक्टली दिमाग में रखो, ठीक है। तो वर्क डन हम कितनी तरह से निकाल सकते हैं, ये बेसिक तरीके, ग्राफ का तरीका समझ आ गया बच्चों। वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? Yes, sir. ओके, अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है बच्चों। एक प्रोसेस ए बी है, क्या क्या बताना, फाइंड आउट डब्ल्यू ए बी, वर्क डन बाय गैस इन ए बी प्रोसेस, डेल्टा यू ए बी, डेल्टा क्यू ए बी। ऐसा करो, एक सेकंड, तुम अंदर जो टेबल रखी है छोटी वाली वो यहाँ रख दो आके। मुझे लगता है कि मोल्स की जरूरत पड़ सकती है, तो नहीं पड़ेगी, ये रखो, इसी में रखो। फाइंड आउट एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए बी। चलिए, आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको मिलते हैं पूरे 2 मिनट 3 मिनट।
हर पार्ट के लिए 1 मिनट, 4 मिनट दे रहा हूँ। 4 मिनट में मैं नाश्ता कर लूंगा गर्मा गर्म।
चलिए, तो आई थिंक सबने ट्राई कर लिया है ना। Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहले वर्कडन तो सबने निकाल लिया होगा, ये वाला एरिया है। Cost अच्छा, is 3 वही P है। not B not. अभी निकल पाया ना था। चलो कोई नहीं। 3P0 क्या वर्कडन सभी ने निकाल लिया बेटा? Yes, sir. किसी को वर्कडन में कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. चलिए ठीक है। ये नीचे वाला जो एरिया होगा ये 2V0 into P0 होगा। सो दिस पार्ट इज 2P0V0 and this part is P0V0 by 2. So नहीं 2P0V0 and this is P0V0, तो 3P0V0 आ जाएगा। डेल्टा U का फॉर्मूला F/2 NR डेल्टा T, राइट? 15 by Yes. 2 P not B not. मोनोएटॉमिक गैस है 3/2 NR, और AB प्रोसेस में B का टेम्परेचर माइनस A का टेम्परेचर। देखिए, PV इज इक्वल टू NRT आप यूज करेंगे तो T किसी भी पॉइंट पर लिख सकते हैं PV डिवाइड बाई NR। जैसे फॉर एग्जांपल A पॉइंट की बात करते हैं तो A पॉइंट पे प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, तो A पॉइंट का टेम्परेचर लिखेंगे P0 इंटू V0 डिवाइड बाई NR। B पॉइंट का टेम्परेचर लिखेंगे 2P0 इंटू 3V0 डिवाइड बाई NR, क्योंकि B का प्रेशर है 2P0 और B का वॉल्यूम है 3V0। गॉट इट बेटा? 3/2 NR, B का टेम्परेचर हो जाएगा 6P0V0 डिवाइड बाई NR माइनस P0V0 डिवाइड बाई NR। बताइए बेटा, टेम्परेचर समझ आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं? तो ये 5 NR कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 3 15P0V0 डिवाइड बाई 2 आ रहा होगा। बताइए आ रहा है कि नहीं? अब डेल्टा क्यू हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा? डेल्टा क्यू है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहेंगे बेटा। तो 15P0V0 डिवाइड बाई 2 प्लस 21P0V0 बाई 2 आ जाएगा डेल्टा क्यू। अब आप एक बात समझो, वैसे तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है इसकी मोलर हीट कैपेसिटी वेरिएबल होगी, बट एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि आप डेल्टा क्यू की वैल्यू, अगर सी वेरिएबल है तो आप या तो NCDT लगाओ, बट यहाँ पर सी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है, और या आप सी की एवरेज वैल्यू लेकर के डेल्टा टी लगा सकते हो। एवरेज वैल्यू का मतलब यही होता है कि भले ही सी वेरिएबल है बट उसको कांस्टेंट मानते हुए आप डेल्टा क्यू के सीधे सीधे NC डेल्टा टी लगा सकते हो। वहां पर सी या तो कांस्टेंट होगा, और अगर सी वेरिएबल है तो सी को हम एवरेज वैल्यू कह देंगे। यानी कुछ नहीं करना है, ये जो सी आया, ये डेल्टा क्यू आया है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NC डेल्टा टी करेंगे, और ये सी ही सी एवरेज है, और डेल्टा क्यू की वैल्यू आई है 21P0V0 बाई 2। तो आइए देखिए, एन हमने रख लिया, सी एवरेज हमें निकालना है, डेल्टा टी वही है 6P0V0 डिवाइड बाई NR, ये बी का टेम्परेचर माइनस P0V0 डिवाइड बाई NR। NR से NR, N से N कैंसिल आउट हो जाएगा, P0 से P0V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सी एवरेज इंटू 5 बचेगा, और R इधर आ जाएगा 21/2R। तो सी एवरेज आ जाएगा 21R डिवाइड बाई 10, यानी कि 2.1R आ जाएगा। ये सी की एवरेज वैल्यू, मतलब डेल्टा क्यू को NC डेल्टा टी के बराबर करने से जो सी आएगा वो आपका सी एवरेज कहलाता है। यहाँ पर जो सी है वो वेरिएबल सी है, वेरिएबल। तो इस तरह से बच्चों इस प्रोसेस के बेसिक कैलकुलेशंस हम इस तरह से करेंगे। बताएं बेटा, किसी को कोई डाउट है? Anybody has any doubt? No, sir.
चलिए, तो अब बच्चों एक बेसिक कैलकुलेशन हम और करेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ये, और इससे हम कुछ बातें कंक्लूड करेंगे बेटा। जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट है गैस की ए और एक स्टेट है गैस की बी। इस रास्ते से होते हुए हम आ रहे हैं बेटा, एक में इस रास्ते से होते हुए आ रहे हैं बेटा, एक में इस रास्ते से होते हुए आ रहे हैं। 1 2 और 3, तीनों रास्तों में सेम गैस है, सेम आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी via 3 different processes, same moles of same ideal gas। क्या क्या करना है, कंपेयर करना है। जो पहले डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3, तीनों केस में इंटरनल एनर्जी के चेंज को कंपेयर करना है। अगर किसी भी जनरल प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी अक्सर हर प्रोसेस की वेरिएबल होती है बेटा, मतलब प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने से कैपेसिटी चेंज होती है, बट अगर कभी सिंपल कैपेसिटी कंपेयर करने के लिए कहे तो इसका मतलब होता है एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी ही कंपेयर करनी है ना, इनको कंपेयर करना है बेटा। चलिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूं सोचने के लिए, करिए जरा। डन सर। ओके, देखिए सबसे पहले बेटा, अगर मैं वर्क डन या डेल्टा यू की बात करूंगा तो डेल्टा यू जो है ना, इंटरनल एनर्जी का चेंज, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है। तो
ये F/2 डेल्टा टी है, TB माइनस TA। अब आप देखो, चाहे आप ए बी प्रोसेस से ले जाओ, आप जिस इनिशियल स्टेट से चले थे TA की वैल्यू ऑल केसेस में उतनी ही आएगी। आप किसी भी प्रोसेस से जाओ, फाइनली बी पे टेम्परेचर उतना ही आएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू हर केस में अलग अलग नहीं आएगी बेटा, है ना। और मोल्स तो सेम ही है और गैस भी सेम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम होगी। यानी जो डेल्टा यू होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी है वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। इसलिए कहा जाता है कि जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन। क्योंकि इसका जो डिफरेंस है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा। तो आप कह सकते हो डेल्टा U1 बराबर होगा डेल्टा U2 के और डेल्टा U3 के। यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज तीनों पाथ पे सेम होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से। केवल किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, यानी टेम्परेचर डिफरेंस पे। इसका मतलब ये हुआ, जरा बात समझना, जो मैं सेंटेंस कहने जा रहा हूँ बहुत गहराई है। किसी एक प्रोसेस में जितना टेम्परेचर चेंज किया है किसी गैस का, दूसरे प्रोसेस में अगर हम उतना ही टेम्परेचर चेंज करेंगे किसी भी दूसरे प्रोसेस में, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज बराबर होगा। क्या स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? तो अबे यस सर। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो केवल डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर प्रोसेस से और कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर लिखना है, यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर लिखना है। तो अगर इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल पॉइंट सेम है, तो किस रास्ते से गए हैं, किस प्रोसेस के, रास्ता मतलब प्रोसेस, पाथ मतलब प्रोसेस है यहाँ पे। तो किस प्रोसेस से गए हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हो 2 हो 3 हो, सभी का डेल्टा यू सेम होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसका ये भी मतलब है कि अगर किसी एक प्रोसेस का डेल्टा यू पता है तो दूसरे प्रोसेस के डेल्टा यू का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। ये बात समझना। डेल्टा यू का एक फिक्स्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे जो हर प्रोसेस में वैलिड होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर डेल्टा यू आइसोकोरिक में इतना था, आइसोबारिक में इतना क्यों है, ये तो कोरिक के लिए था। अरे भाई, डेल्टा यू जो है ये प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता, ये तो केवल चेंज इन स्टेट पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट ए पाथ फंक्शन। प्रोसेस तो पाथ के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो पॉइंट्स तो इनिशियल और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो it will depend only on the initial state and final state. It will not depend on the path. It is not a path function. It is a state function. Clear है बेटा पॉइंट? Yes, sir. यस सर। बट वर्क डन जो होगा ऊपर वाले ग्राफ में एरिया सबसे ज्यादा होगा, फिर बीच वाले ग्राफ में एरिया कुछ कम हो जाएगा, फिर इस नीचे वाले ग्राफ में एरिया और कम हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन का जो ऑर्डर होगा, वर्क डन पाथ फंक्शन है, वो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा। समझते जाओ। ये स्टेट फंक्शन है, वर्क डन पाथ फंक्शन है। यानी अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला अलग अलग होगा। मतलब फॉर्मूले का मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अलग अलग होगा। आइसोकोरिक में अलग होगा, आइसोबारिक में अलग होगा, आइसोथर्मल में फॉर्मूला अलग होगा, आइसो एडियाबैटिक में अलग होगा। परंतु डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है वो सभी में सेम आएगा, और सेम तरह का चेंज करने से बराबर डेल्टा यू की वैल्यू आएगी। अब अगर हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू है भैया डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो डेल्टा यू तो सभी में सेम है, जिसका वर्क डन अधिक होगा उसका डेल्टा क्यू अधिक होगा। तो डेल्टा Q1 बड़ा होगा डेल्टा Q2 से, डेल्टा Q2 बड़ा होगा डेल्टा Q3 से। बताएं बेटा? यस सर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. और डेल्टा Q होता है NC डेल्टा T। तो C जो है वो डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। अब डेल्टा T क्या है? ये वाला टर्म इक्वल है सभी केस में, ये इक्वल है सभी केस में। तो जिसमें डेल्टा Q अधिक होगा उसमें C अधिक होगा। तो जो डेल्टा Q का सीक्वेंस होगा वही एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी का सीक्वेंस होगा। बताएं भाई, कोई प्रॉब्लम परेशानी इसमें? नो सर।
है ना। तो यहाँ से बच्चों हमने सीखा कि प्रोसेस टू प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है, हीट अलग अलग होती है और W अलग अलग होता है। यानी कि जो C है या W है या Q है, ये सब क्या है बेटा, ये सब पाथ फंक्शन है। और जो U है ये क्या है बेटा, ये स्टेट फंक्शन है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब हम बहुत ही शानदार एग्जाम्पल उठाने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आइए, वेरी गुड एग्जाम्पल। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिससे हम कई चीजें सीखने वाले हैं। बहुत ही फोकस्ड होकर के इस पूरे एग्जाम्पल को सुनिएगा और समझिएगा। इस एग्जाम्पल का एक छोटा सा हिस्सा एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में। जेई एडवांस में पूरा एग्जाम्पल एज इट इज आ सकता है और इसमें कई सारी चीजें सीखेंगे। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, बट जरूरी नहीं कि पूरी चीज एक साथ एग्जाम में आएगी, तो बिल्कुल डरने का भी नहीं। 2-3 चीजें बस नई होंगी, बाकी सब पुरानी होंगी, बस रीअरेंज करना है उनको। तो आइए हम ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चों हमें एक पिस्टन दे दिया जाता है, क्योंकि जो जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली पिस्टन वाले होते हैं। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें। और आपको एक स्प्रिंग यहाँ पर कनेक्ट कर देगा बेटा। जो अभी मान लेते हैं रिलैक्स्ड लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे है। यहां से हम हीटर लगा करके गैस को स्लो हीटिंग कर रहे हैं। स्लो हीटिंग का मतलब होता है प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक होगा, धीरे धीरे होगा। इसके अंदर आइडियल गैस है, n मोल्स है, मान लेते हैं n मोल्स है। और मोनो एटॉमिक ले लेते हैं, डायटोमिक भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल वॉल्यूम V इनिशियल है और पिस्टन जो है वो, उसका मास m है, एरिया A है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM है। इस तरह का आपको सारा डेटा दिया गया है। स्लो हीटिंग जैसे जैसे कर रहे हैं और इस पूरे उसमें जो है ये एडियाबैटिक पिस्टन है, एडियाबैटिक कंटेनर है और बस अंदर हीटर लगा हुआ है जो हीट दे रहा है गैस को। अब अगर मैं इसको स्लोली हीट करूंगा तो ये पिस्टन में वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज हो सकता है। तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और पिस्टन x नॉट ऊपर डिस्प्लेस होता है, यानी फाइनली पिस्टन यहां कुछ पहुंच जाएगा। तो व्हेन gas is heated, piston is shifted slowly upward by a displacement x नॉट। है ना, क्या क्या बताना है इस प्रोसेस में। अब देखिए, टू कैलकुलेट क्या क्या बताना है। देखिए, सबसे पहले इनिशियल प्रेशर बताना है, इनिशियल टेम्परेचर बताना है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी बताना है, फाइनल स्टेट पर प्रेशर बताना है, फाइनल टेम्परेचर बताना है, फाइनल इंटरनल एनर्जी बताना है, डेल्टा U बताना है, वर्क डन बाय गैस बताना है, डेल्टा Q बताना है।
और सी की एवरेज वैल्यू बताना है। इतनी सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है इस प्रोसेस में, जिसमें हम सबसे अच्छी चीज सीखेंगे प्रेशर निकालना और वर्क डन निकालना। दो चीजें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम नहीं सीखने वाले हैं, बाकी सब पुरानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें स्लो हीटिंग हो, स्लो हीटिंग का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉजी स्टैटिक प्रोसेस से होता है। कॉजी स्टैटिक, कि इतना धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि प्रोसेस हो रहा है। हमेशा पिस्टन रेस्ट पे फील होगा आपको, बट एक्चुअली में प्रोसेस हो रहा होगा। तो ये जो पिस्टन का मोशन होगा जब बहुत धीरे धीरे होगा बेटा, तो इस पिस्टन का जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 to 0 होगा। ये पिस्टन ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होगा। पिस्टन की वेलोसिटी और पिस्टन का एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। है ना? तो पिस्टन की वेलोसिटी जो होगी, पिस्टन की वेलोसिटी 10 to 0 है और एक्सेलरेशन भी 10 to 0। इतना धीरे धीरे मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले पिस्टन जो रहेगा ये हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस पे फोर्स बैलेंस कर सकते हो आप ऑल टाइम। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पिस्टन पे फोर्स बैलेंस कर सकते हो। तो देखो ऊपर से क्या लगेगा, स्प्रिंग तो अभी एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा पीएटीएम में, स्प्रिंग रिलैक्स होगा, एक लग रहा होगा mg, और नीचे से गैस लगा रही है P इनिशियल इंटू ए। तो पहली बात तो आप ये सीखो कि प्रेशर का कैलकुलेशन ऐसे सवालों में पिस्टन पे इक्विलिब्रियम अप्लाई करके किया जाता है। तो P इनिशियल ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है PATM A प्लस mg। तो इनिशियल प्रेशर आ जाएगा mg बाई a प्लस PATM। ये बच्चों हमारा फर्स्ट आंसर है। सारा डेटा दिया जाएगा, यू कैन कैलकुलेट, राइट। तो इनिशियल प्रेशर आ गया, इनिशियल टेम्परेचर चाहिए, PV इज इक्वल टू nRT हमेशा रखिए, वॉल्यूम दिया गया है इनिशियल। तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू nRT इनिशियल। तो T इनिशियल आ जाएगा P इनिशियल V इनिशियल डिवाइड बाई nR। आप चाहो तो P इनिशियल की वैल्यू को रख सकते हो PATM प्लस mg डिवाइड बाई a। इस तरह से बच्चों T इनिशियल आप आ जाएगा। और U इनिशियल चूंकि मोनो एटॉमिक गैस है, तो U इनिशियल आ जाएगा 3/2 nRT। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये जो T इनिशियल आप निकाल रहे हो पूरा का पूरा, ये आप यहाँ रखोगे तो U इनिशियल आ जाएगा। ये V है बेटा ना, दिस इज V नॉट U। ओके, तो ये हमने 3 चीजें कैलकुलेट कर ली। इसमें हमने सीखा क्या? सिर्फ ये सीखा कि पिस्टन पे फोर्स बैलेंस करके हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनल स्टेट। यस बेटा, गिवन होगा प्रॉब्लम में, मान नहीं रहे, गिवन होगा। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 10 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। ये गिवन होगा प्रॉब्लम में, इट इज रिलैक्स्ड गिवन इन द प्रॉब्लम। तो फाइनल स्टेट में क्या होगा, जब जब ये पिस्टन एक्स नॉट ऊपर जाएगा, ये पिस्टन जब एक्स नॉट ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा एक्स नॉट से। और जब स्प्रिंग एक्स नॉट से कंप्रेस हो जाएगा तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लगने लगेंगे, तो एक लगने लगेगा के एक्स नॉट, एक लगेगा PATM इंटू एरिया, एक लगेगा mg, और नीचे से P फाइनल इंटू ए। ये फाइनल स्टेट है। तो फोर्स बैलेंस करेंगे, P फाइनल इंटू ए इज इक्वल टू mg प्लस PATM A प्लस के एक्स नॉट। तो यहाँ से फाइनल प्रेशर आ जाएगा mg प्लस के एक्स नॉट डिवाइड बाई एरिया प्लस PATM। ये P फाइनल बेटा निकलेगा। V फाइनल अगर आप देखोगे तो V फाइनल वो आएगा, आप देखो बेटा, V इनिशियल तो इतना ऑलरेडी था, इतना वॉल्यूम और इसमें बढ़ जाएगा, तो एरिया इसका A है और ये एक्स नॉट लेंथ है, तो दिस वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठीक है, तो V इनिशियल प्लस एरिया इंटू एक्स नॉट, इस तरह से बेटा V फाइनल आ जाएगा। फिर
टी फाइनल हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाकर पी फाइनल वी फाइनल अपॉन एनआर से टी फाइनल निकाल लेंगे एंड टी फाइनल आते ही 3/2 एनआरटी लगा करके टी फाइनल पुट कर देंगे, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो ये तो सारी बेसिक बातें हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम का चेंज हमने आसानी से निकाला। प्रेशर के लिए वंस अगेन सेम कॉन्सेप्ट हमने प्रयोग किया कि जब पिस्टन एक्स नॉट ऊपर मूव करेगा तो ये हमारी फाइनल स्टेट की फोटो है, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये फाइनल इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ से देखो, अगर आपको डेल्टा टी निकालना होगा तो आप सीधे सीधे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे, और डेल्टा यू निकालना होगा तो 3/2 एनआर डेल्टा टी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे, है ना। और टी फाइनल देखिए ये यहाँ से आ जाएगा, सारे वैल्यू गिवन है, और टी इनिशियल भी आपका यहाँ से आ चुका है। इसका मतलब सब कुछ आप निकाल चुके, ये भी नोन हो गया, ये भी नोन हो गया। अब आपको दो चीजें बचती हैं, डेल्टा क्यू और वर्क डन। वर्क डन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है बेटा कि जब पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, क्योंकि पिस्टन बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट, किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे पिस्टन पे फोर्स बैलेंस होंगे। जब पिस्टन एक्स ऊपर जाएगा तो ये स्प्रिंग के एक्स फोर्स लगाएगी, ये पी एटीएम लगेगा, ये एम जी लगेगा, और ये गैस का प्रेशर का फोर्स लगेगा पी ए। तो पी इंटू ए होगा पी एटीएम इंटू एरिया प्लस के एक्स प्लस एम जी। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो लगेगी। अब अगर ये dx और मोशन करता है तो हमें पता है वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला हमने इंटीग्रल पी डीवी है ना। प्रेशर वेरिएबल होगा बिकॉज जैसे जैसे x चेंज होगा p की वैल्यू चेंज होगी, बाकी चीजें कांस्टेंट हैं बेटा यहाँ पे। तो इंटीग्रल p डेल्टा भी नहीं लगा सकते, ये इंटीग्रल पी डीवी ही लगेगा, p की वैल्यू लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि dv को हम लिख दिया करते थे a इंटू डी एक्स, एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx पिस्टन का। तो यहाँ पर p इंटू ए की वैल्यू ये पूरी पूरी उठा के हम रख देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा पी एटीएम इंटू एरिया प्लस के एक्स प्लस एम जी। ये पी इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी इंटू डी एक्स, और 0 से एक्स नॉट हमें मूव कराने के लिए किया गया वर्क डन बताना है। तो यहाँ पर पहले टर्म में आ जाएगा पी इंटू एरिया और इसका एक्स नॉट आ जाएगा। लिमिट पुट करने के बाद ये के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट पुट करोगे तो एक्स नॉट हो जाएगा, और एम जी एक्स हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो एक्स नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये वर्क डन कैलकुलेट होके आ जाएगा। बेसिक फॉर्मूला लगाया है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर, एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट, आपको पिस्टन पे फोर्स बैलेंस करने हैं। यहाँ से P इंटू ए आ जाएगा, P डीवी में डीवी को ए डी एक्स लिया, P इंटू ए फोर्स होगा, उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने ये सारी की सारी और इंटीग्रेट कर दिया। बट मैं जनरली इंटीग्रेशन मेथड प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं इसको दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। मेथड 2 में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पिस्टन पे कितने फोर्स लग रहे हैं अगर आप विचार करो तो देखो, पिस्टन पे एक mg लग रहा है, एक गैस का फोर्स लग रहा है, एक स्प्रिंग का लग रहा है, एक एटमॉस्फेयर का लग रहा है। यहाँ एरिया बनाना भूल गया हूं मैं। तो अगर आप देख रहे हो तो गैस का वर्क डन है, एटमॉस्फेयर का वर्क डन है, ग्रेविटी का वर्क डन है, ग्रेविटी मतलब वेट से है बेटा, और स्प्रिंग का वर्क डन है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल भी 0 इनिशियल भी 0, क्योंकि पिस्टन बहुत धीरे धीरे चल रहा है बेटा। गैस का वर्क डन हमें निकालना है, एटमॉस्फेयर का वर्क डन आप ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन होते हैं वो एफ डी कॉस थीटा होते हैं, तो ये एफ हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक्स नॉट जो ऊपर की तरफ एक्चुअल नेट मूवमेंट होगा, और फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो बेटा 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो पी ए टी एम इंटू ए माइनस का एक्स नॉट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन है, या मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको माइनस करके डब्ल्यू ए टी एम, डब्ल्यू ग्रेविटी, डब्ल्यू स्प्रिंग ऐसे कर लेता हूँ। अब ये माइनस का पी ए टी एम ए इंटू एक्स नॉट, चूंकि 180 डिग्री एंगल है, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, माइनस एम जी एच होता है, तो एम जी एक्स नॉट हो जाएगा ग्रेविटी का वर्क डन। एम जी नीचे लग रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है बेटा, तो आपको याद होगा जब बॉडी नीचे जाती है तो ग्रेविटी का वर्क प्लस एम जी एच होता है, और जब बॉडी ऊपर जाती है तो माइनस एम जी एच होता है।
स्प्रिंग अगर डिफॉर्म हो रही है नेचुरल लेंथ से तो स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करती है, क्योंकि स्प्रिंग अपोज करती है, तो स्प्रिंग का वर्क डन भी माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये भी आप जानते हो, स्प्रिंग का वर्क बड़ा फेमस है, सर ने वर्क पर एनर्जी में बहुत डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर वर्क डन बाई गैस जो हो जाएगा, यानी कि ये लोग जो, ध्यान सुनो, एटमॉस्फेयर हो गया, ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग हो गया, एक्चुअली दरअसल ये बच्चे क्या हैं, ये लोग अपोजिंग एजेंट हैं। तो गैस क्या कर रही है, पिस्टन को नीचे से धक्का मार रही है, गैस पिस्टन को नीचे से ऊपर धक्का मारी, 3 लोग अपोज कर रहे हैं। एक तो स्प्रिंग कह रहा है नहीं जाने दूंगा, ग्रेविटी कह रहा है नहीं जाने दूंगा, एटमॉस्फेयर कह रहा है नहीं जाने दूंगा। तो अपोज करने वाले लोग 3 हैं। तो जो लोग अपोज करते हैं वो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन गैस इनके अगेंस्ट वर्क कर रही है, इसलिए जब ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इन तीनों टर्म का अपना अपना मतलब है बच्चों। जैसे पहले टर्म का मतलब है PATM इंटू एरिया इंटू एक्स नॉट, ये है गैस के द्वारा किया गया वर्क डन एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, और ये है गैस के द्वारा वर्क किया गया वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट, और ये है गैस के द्वारा किया गया वर्क डन स्प्रिंग के अगेंस्ट। तो मुझे, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतनी सारी बातें लिख रहा हूँ, एक लाइन में यहाँ लिखूंगा, ये सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पता है, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल लूंगा। तो मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। बाकी दोनों बता दिए, विच एवर इज बेटर फॉर यू, यू कैन अप्लाई दैट मेथड। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जब वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, और डेल्टा यू हम पहले कैलकुलेट करके बैठे हैं, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ये हमारा डेल्टा क्यू आ जाएगा, और सी जो आएगा वो डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू देखिए ये निकाल चुके हो आप, ये डन हो गया है, डेल्टा क्यू हमें पता है, डेल्टा टी भी आप निकाल चुके हो, डेल्टा टी भी आप निकाल चुके हो। यहाँ पर देखिए टी फाइनल पता है आपको, टी इनिशियल पता है, तो एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको 2 चीजें मैंने आपको मेनली सिखाई, एक ऐसे प्रॉब्लम में वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या इंटीग्रेशन से, और दूसरा मैंने आपको ये सिखाया है, इसमें बाकी सब तो फॉर्मूले यूज हुए हैं, दूसरा मैंने आपको ये सिखाया है कि जब स्लो हीटिंग होती है, स्लो हीटिंग, तो प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक मानते हुए पिस्टन का मोशन इतने धीरे धीरे होता है कि उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 रहती है, एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 रहता है, तो पिस्टन इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, पिस्टन को हमेशा हम इक्विलिब्रियम में मान के चलते हैं, क्योंकि इतना धीरे धीरे मोशन कर रहा है कि वी निग्लेक्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। ओके बेटा, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक बेसिक बातें कर ली हैं। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और आइसोबारिक प्रोसेस शुरू करेंगे, और अगले 2 से 3 लेक्चर में मैं मैक्सिमम 3 लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी हमारी, फिर हम लोग हीट वाला पार्ट भी लगे हाथ तो कंप्लीट कर लेंगे, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं? थोड़ा नीचे बस। मैं PDF भेज ही रहा हूँ, डोंट वरी, अब मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आज तो इतना ही सर मंडे से ऑफलाइन होगी क्या क्लास? मंडे से बेटा मोस्ट प्रोबेबली सुनने में आ रहा है कि ऑफलाइन होगी, बट फिर भी मैसेज आपको किया जाएगा।